आज की हिस्ट्री क्लास का हमारा विषय है मौर्य साम्राज्य का पतन। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 323 22-23 ईसा पूर्व में। उसके बाद बिंदुसार शासक हुआ और अशोक का शासन जो है 269 ईसा पूर्व से या 273 ईसा पूर्व से 237 ईसा पूर्व तक, और 184 ईसा पूर्व में इसके अंतिम शासक को पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। मारकर पूरा मगध साम्राज्य हथिया लिया। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का समय लगभग 139 साल है, 139 वर्ष है। इस 139 वर्ष में इस साम्राज्य का निर्माण भी हुआ और इसी में पतन भी हो गया। जबकि इतने विस्तृत साम्राज्य के निर्माण होने में काफ़ी समय लगा होगा, लेकिन इसके पतन में केवल अशोक जो योग्य शासक था 237 से 184 के बीच में 52 वर्ष में ही ये साम्राज्य पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। पुष्यमित्र शुंग शासक हुआ शुंग वंश का, उसके बाद कंड वंश का शासक हुआ, कंड वंश का शासन आया। लेकिन दोनों ने मगध साम्राज्य को जो स्थिति थी गंगा घाटी की उसको बरकरार नहीं रख पाए, और मगध साम्राज्य का जो हर्ट था गंगा घाटी, जिसकी वजह से ये मगध साम्राज्य पूरा बना हुआ था, वो ये शासक सुरक्षित नहीं रख पाए और सत्ता का केंद्र दक्षिण में चला गया, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सातवाहनों के पास। और उन्होंने लगभग वहाँ पर से 300 वर्षों तक पूरे भारत को नियंत्रित किया। उतना बड़ा साम्राज्य भले ही ना रहा हो, लेकिन यह है कि पूरे भारत को वहाँ से उन्होंने नियंत्रित किया। अब प्रश्न ये उठता है कि इतना बड़ा साम्राज्य इतनी जल्दी धराशायी कैसे हो गया। इस पर विद्वानों का ध्यान बार बार जाता है और विभिन्न विद्वान अपने मत देते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, जिसको हम बिंदुवार देखेंगे। जैसे पहला है ब्राह्मण प्रतिक्रिया, मान सकते हैं। कौन सा? ब्राह्मण प्रतिक्रिया। ब्राह्मण प्रतिक्रिया इसलिए कि पुष्यमित्र शुंग ने, एक ब्राह्मण शासक था, उसने जो है इसकी शुरुआत की थी अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके। दूसरा मान सकते हैं निर्बल उत्तराधिकारी। अभी हम एक एक पर इस पर चर्चा करेंगे। उत्तराधिकारी, के अति केंद्रीय। तीसरा मान सकते हैं अति केंद्रीकृत प्रशासन। अति अशोक की शांतिवादी नीति। दुर्बल होती अर्थव्यवस्था। अमात्यों का अत्याचार। और विभिन्न संस्कृतियों का उदय। अब इस पर एक एक करके चर्चा करते हैं। जैसे ब्राह्मण प्रतिक्रिया, हम जानते हैं कि 184 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने एक ब्राह्मण राज्य की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। उसने बौद्धों को, चूँकि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी अशोक था और इसने बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे कार्य किए, जैसे पशुबलि को बंद कर देना। यज्ञ में पशुबलि दी जाती थी। ये ब्राह्मण धर्म का मुख्य, एक तरह से उनके जीविका का मुख्य साधन था, और अशोक ने उसको बंद करा दिया। उसने धर्म महामात्रों की, 5वें शिलालेख में उल्लेख है, उसने धर्म महामात्रों की स्थापना की। किसकी? धर्म महामात्रों की। इनका काम था, ये ब्राह्मणों ऐसा कार्य करते थे, जनता को आचरण को नियंत्रित करना या उनके भलाई कल्याण के लिए कार्य करना। इस तरह से ये जिलाधिकारियों जैसे थे। ये इनका कार्य सारा जनता की भलाई से, इनके समग्र उत्थान के लिए कार्य करना था। उसने अन्य जन कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन दिया। इससे लोग, जनता में, विशेषकर ब्राह्मण वर्ग में ऐसा माना जाता है कि प्रतिक्रिया हुई, और जिसकी प्रतिक्रिया की चरम परिणति थी कि बृहद्रथ की सेना के समक्ष हत्या कर दी गई, और सेना ने कुछ नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और निर्बाध रूप से वो शासक बन गया।
लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर ब्राह्मण वर्ग इतना विद्रोही था तो बृहद्रथ ने एक ब्राह्मण को अपना सेनापति क्यों बनाया? ब्राह्मण के सेनापति बनने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक समरसता की स्थिति थी और ब्राह्मण वर्ग उतना विद्रोही नहीं था या विद्रोही नहीं था जिससे इस तरह की स्थिति कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। तो इसको जो है पूरी तरह से नहीं माना जा सकता है, लेकिन एक स्थिति ये बनती है कि ब्राह्मणों में आक्रोश थोड़ा बहुत रहा हो, इससे ये इसको पुष्यमित्र सिंह को एक अपनी स्थिति सुदृढ़ करने में सहायता मिली हो। और लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदारी बृहद्रथ की थी कि वो सत्ता पूरी सेना उसके हाथ में सौंप कर निश्चिंत हो गया था। यहाँ तक कि जनता, हमें लगता है कि वो सेना उसको पहचानती ही नहीं थी बृहद्रथ को, और बृहद्रथ की हत्या करने के बाद भी उसे नहीं लगा होगा कि इसने शासक की हत्या की है। अगला, निर्बल उत्तराधिकारी। अब हम जानते हैं कि किसी भी शासन के पतन में, किसी भी साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण कारण होते हैं निर्बल उत्तराधिकारी, और मौर्य साम्राज्य के पतन में भी इससे हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अशोक के बाद लगातार निर्बल उत्तराधिकारी हुए और साम्राज्य के पतन की तरफ तेज़ी से उन्होंने अग्रसर किया। लेकिन इतनी तेज़ी से अग्रसर होगा मौर्य साम्राज्य का पतन, ये किसी को ये इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी से साम्राज्य जितनी तेज़ी से उठा उतनी तेज़ी से इसका अवसान भी हो जाएगा। अगर हम बाद के उदाहरण देखें तो अगर हम सल्तनत काल में देखें तो सल्तनत काल की स्थापना के बाद मोहम्मद गोरी, ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद उसके कई जो है अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, और अयोग्य उत्तराधिकारियों के बाद बलबन जैसा एक सशक्त उत्तराधिकारी है, उसके बाद भी कई सशक्त उत्तराधिकारी हुए और बहुत समय बाद इस संस्था का पतन हुआ। इसका मूल कारण था कि एक सल्तनत काल में एकता व्यवस्था एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था थी जिसने शासन का विकेंद्रीकरण किया, और विकेंद्रीकरण करने के बाद शासक के बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने पर भी शासन व्यवस्था चलती रही, और जब तक अति नहीं हुआ या उस व्यवस्था में, एकता व्यवस्था में दरार नहीं पड़ी, तब तक ये शासन सल्तनत व्यवस्था चलती रही। लेकिन मौर्य काल में इस तरह के संस्थाओं का अभाव था जो सीधे जनता के प्रति या जिसका विकेंद्रीकरण, सब प्रशासन का विकेंद्रीकरण करते हों। इसीलिए इस समय जब शासक उत्तराधिकारी इसके निर्बल हुए तो जो प्रशासनिक अमला था, सीधे सम्राट के प्रति जिम्मेदार होता था प्रशासनिक अमला, वो बार बार बदलने लगा, और बार बार बदलने से जो प्रशासनिक अमला, जिसे मान लिया अशोक ने जिनको नियुक्त किया था उसके आगे के शासक ने उनको बदल दिया, और उसके आगे वाले शासक ने उसके पहले वाले को बदल दिया, तो जो प्रशासनिक कार्य एक बार कर चुका है उसको हटा दिया गया हो तो वो विद्रोह के लिए स्वतंत्र हो जाता है। एक अराजकता की स्थिति इस तरह से बनती चली गई और उसने इस साम्राज्य का पतन किया। केवल निर्बल उत्तराधिकारी पतन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं होते हैं जब तक साम्राज्य की पूरी सिस्टम पतनशील ना हो। अगर साम्राज्य का पूरा सिस्टम पतनशील है तभी निर्बल उत्तराधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जैसे मुगल काल में है, मुगल काल में व्यवस्था लंबे समय तक चलती रही, लेकिन वहाँ की जागीरदारी व्यवस्था में जब तक संकट नहीं पड़ा तब तक ये व्यवस्था चलती रही। लेकिन उत्तर मुगल काल में जो शासक थे ये अयोग्य थे, अयोग्य होते हुए अयोग्य थे, लेकिन सब व्यवस्था चलती रही। बल्कि बाद में योग्य शासक हुए, जैसे चिनकिलिस खां हुआ, शहादत खां बुरहान मुल्क हुआ। इनमें इतनी योग्यता थी कि पूरे साम्राज्य को पुनः ये खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो एक सिस्टम था, जागीरदारी उनकी व्यवस्था थी जिसके आधार पर मुगल साम्राज्य पूरा खड़ा था, उसमें दरार पड़ चुकी थी और वो पुनः स्थापित करना इनके बस का नहीं रह गया था। जब तक ये शासक अपने अस्तित्व में आते हैं या शक्ति में आते हैं, सत्ता में आते हैं, तब तक वो व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी थी और ऐसी कोई व्यवस्था मौर्य साम्राज्य में नहीं थी। इसलिए निर्बल उत्तराधिकारी के होते ही भरभरा करके पूरा जो एक साम्राज्य बना था वो साम्राज्य भरभरा करके गिर गया। अगला, अति केंद्रीकृत प्रशासन। अभी हमने बताया कि अति केंद्रीकृत प्रशासन का तात्पर्य है कि सम्राट ही बड़े अधिकारियों की नियुक्ति करता था और वहाँ जिले या विषय के जो अधिकारी होते थे वो भी सीधे इसके प्रति जिम्मेदार होते थे। अब सम्राट के प्रति जिम्मेदार, हर उतना बड़ा साम्राज्य, हर जगह सम्राट के प्रति जिम्मेदार होंगे तो जाहिर सी बात है कि विद्रोह या अव्यवस्था फैलनी है। महामात्य जो होते थे उन प्रांतों के, वो महामात्य अपनी मनमानी करते थे और मनमानी करने के वजह से
ये केंद्रीकृत प्रशासन एक शासक के बदलते ही अत्याचारी हो जाता था। जो कल्याणकारी प्रशासन था वो अत्याचारी शासक हो जाता था, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हर युग में था। और केंद्रीकृत प्रशासन जैसे ही शासक दुर्बल हुए, ये केंद्रीय प्रशासन का जो तेज खिंची डोर थी वो डोर टूट गई और साम्राज्य से प्रशासन का विगलन हो गया और धीरे धीरे व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और साम्राज्य भी छिन्न भिन्न हो गया। अगला है अशोक की शांतिवादी नीति। हम जानते हैं कि 13वें शिलालेख में लिखा है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष के बजाय धम्म घोष अपनाया। भेरी घोष के बजाय धम्म घोष अपनाया। भेरी घोष मतलब युद्ध के बजाय उसने धम्म घोष अपनाया। और सेना को, कुछ शासकों का मानना है कि सेना उसने कम कर दी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, सेना उसकी बरकरार थी। लेकिन अब धम्म घोष अगर है तो सेना के जो रूटीन ड्रिल होती है इस पर असर जरूर पड़ा होगा। सेना का रखरखाव होता है उस पर असर पड़ा होगा। सेना के प्रति उदासीनता बढ़ी होगी, क्योंकि सेना को बैठा के खाना खिलाना या भोजन देना, क्योंकि साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें और विस्तार की संभावनाएं नहीं थी। विस्तार की संभावनाएं अगर नहीं थी तो सेना की क्या आवश्यकता। ऐसे में उस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए एक ऐसी नीति की आवश्यकता थी। अशोक बहुत चतुर शासक था, वो जानता था कि हमारे पास कर से आने वाली आय जो है वो अब फिक्स हो चुकी है, अधिकतम हो चुकी है। उससे ज़्यादा मैं कर जनता से नहीं ले सकता हूँ। अगर उससे ज़्यादा लेता हूँ जनता भूखों मरेगी। तो उसने एक व्यवस्था बनाई, भेरी घोष या युद्ध के बजाय धम्म की। अपनी प्रजा को दबाने के बजाय उसने धम्म घोष अपनाया। उसने प्रजा को उचित आचरण करने के लिए प्रेरित किया। अति जैसे तड़क भड़क जीवन, विलासपूर्ण जीवन जीने से उसने जो है मना किया। और इसके लिए उसने विभिन्न स्थानों पर, अफ़गानिस्तान से लेकर के मैसूर तक, उधर कश्मीर से लेकर के नेपाल की तराई और पश्चिम बंगाल तक, उसने एक अभिलेखों का, स्तंभों का एक विशाल जाल फैलाया, जिससे लोग उसकी कल्याणकारी नीतियों को जान सकें। और उसने तड़क भड़क जीवन, शादी विवाह में अनर्गल जो लोग खर्च करते थे, विलासपूर्ण जीवन जीते थे, इस पर उसने जो है लोगों को रोका, मना किया। धम्म महामात्रों को नियुक्त किया को ऐसा देखें। तो इस तरह से उसने साम्राज्य में एक नैतिक रूप से एक व्यवस्था लाने का प्रयास किया। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी अशोक की, जिसने विश्व स्तर पर उसे महान बनाया इसी प्रयास की वजह से। लेकिन आगे के शासक जो थे उसके इस प्रयास को नहीं समझ पाए और अपनी नीति उन्होंने अपनी ना तो प्रयास इस दिशा में प्रयास कर सके और ना ही प्रशासनिक कमजोरी दूर से कर सके, और ना ही उन लोगों ने एक सख्त प्रशासन की स्थापना कर सके जो कि अति केंद्रीकृत प्रशासन था, ना ही पुनः उसको स्थापित कर सके। ऐसे में साम्राज्य का टूटना निश्चित था। अगली है दुर्बल होती अर्थव्यवस्था। हम जानते हैं कि प्रशासनिक जो केंद्रीकरण था उसकी वजह से कर की अधिकतम जो प्राप्त किया जा सकता था वो प्राप्त हो रहा था मौर्य साम्राज्य में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सफलतापूर्वक उसको प्राप्त किया और एक व्यवस्था चलाई। लेकिन चंद्रगुप्त अशोक के समय तक आते आते ये व्यवस्था उतनी कारगर नहीं, क्योंकि जनता से अधिकतम कर लिया जा चुका था। उत्पादन अधिकतम जो हो सकता था उतना ही था, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं रहा था। अब ज़रूरत थी कि कोई क्रांतिकारी तकनीकी परिवर्तन किया जाए, जिससे अर्थ में, आय में वृद्धि हो, या व्यापार वाणिज्य की तरफ अतिरिक्त ध्यान दिया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए। व्यापार वाणिज्य को केवल वाणिज्य से आने वाले कर को या कर ना देने वाले को दंडित करके काम नहीं किया जा सकता था। कर को बढ़ाने के भी प्रयास किया जाना चाहिए था। व्यापार वाणिज्य की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए था। जैसे मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय में एक विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, क्योंकि वैदेशिक व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ा। लेकिन मौर्यों के समय में ये व्यापार अभी शैशवा अवस्था में था। शैशवा अवस्था में होने के कारण ये व्यापार विस्तृत जब तक होता तब तक मौर्य साम्राज्य पतन के गर्त में चला गया। यहाँ तक कि मूर्तियों को बेच करके लोग पैसा कमाते थे, ईश्वर की मूर्तियाँ बेच करके। इस तरह से तमाम सारे प्रयास किए गए। बाद के समय में जो आहत सिक्के थे उसमें चांदी की मात्रा कम हो गई, तो वाणिज्य व्यापार के अभाव में केवल कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के आधार पर, कर के आधार पर पूरे साम्राज्य को, इतने बड़े साम्राज्य को संभालना असंभव था। और
वो असंभव, वो समय जल्दी आ गया कि ये व्यवस्था चरमरा जाए। अमात्यों का अत्याचार, हम जानते हैं केंद्रीकृत प्रशासन, अभी हमने चर्चा किया था, इसका असर ये होता था कि जो तक्षशिला जैसे राज्य इसके थे, प्रांत थे, वहाँ पर अमात्य और शासक के बीच दूरी काफ़ी थी। ऐसे में शासक से वो लगभग स्वतंत्रता महसूस करते थे और कई बार विद्रोह हुआ, जैसे बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ वहाँ पर। तो अशोक जब गया वहाँ विद्रोह को दमन करने, तो वहाँ की जनता ने कहा कि ये अमात्य अत्याचार करते हैं, मुझे शासक से या शासक वर्ग से, शासक की नीतियों से कोई विरोध नहीं है, लेकिन अमात्य हमारा जीवन दूभर कर देते हैं। तो इससे लगता है कि अशोक के समय में जब विद्रोह हुआ तक्षशिला में, तो जालौक को उसने भेजा था। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में केंद्रीकृत जो व्यवस्था थी वो काम नहीं कर रही थी और लगातार विद्रोह की घटनाएं होती रहती थी और साम्राज्य के पतन में ये घटनाएं भी निश्चित तौर पर जिम्मेदार रही होंगी। अगली है विभिन्न संस्कृतियों का उदय। हम जानते हैं कि एक साम्राज्य जो होता है, अगर अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर ले, उसके बाद उसका पतन असंभव नहीं रहता, संभव ही होता है। जैसे हम मौर्य काल को देखते हैं, अगर गुप्त काल को देखें तो गुप्त काल के बाद जो एक युग आता है सल्तनत का, तो इस व्यवस्था की तरह इस व्यवस्था में साम्राज्य इतना ही आगे जा सकता था। इससे आगे जाने के लिए एक अलग व्यवस्था की ज़रूरत थी, क्योंकि तकनीक और जो सांस्कृतिक विशेषता थी, विविधता थी, वो पूरे देश में फैल चुकी थी और उत्तर भारत के संसाधनों का दोहन हो चुका था। लेकिन दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, वहाँ महाराष्ट्र में सातवाहनों का उदय मूल कारण ये था कि प्रारंभिक शताब्दी ईस्वियों से दक्षिण भारत रोम के व्यापार से विशेष रूप से लाभान्वित था और उसका कुछ फ़ायदा इन लोगों ने उठाया। सातवाहनों ने वहाँ शीशे प्राप्त किए और लगातार उस व्यापारिक, चूँकि यहाँ व्यापार हम देख रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य में व्यापार अनुपस्थित है, बहुत आंतरिक बाह्य व्यापार है लेकिन बहुत सीमित है। लेकिन सातवाहन काल में हम देखते हैं कि दक्षिण भारत से, रोम से वहाँ शीशा मंगाया जाता था। इसका मतलब रोम से वहाँ व्यापार व्यापक रूप से होता था, एक समृद्धि प्राप्त किया उन्होंने। और जो मालवा का क्षेत्र था, वहाँ से उन्हें अनाज, दक्षिण भारत के क्षेत्र से अनाज या कृषि उत्पादन, कृषि कर प्राप्त हुआ। और जैसे ही ये मगध साम्राज्य पतनशील हुआ, वैसे ही सातवाहनों ने पूरे भारत पर, उतना बड़ा साम्राज्य भले ना हो, लेकिन उसी अर्थव्यवस्था, उसी मौर्य साम्राज्य की लगभग मिलती जुलती शासन व्यवस्था से ही, बस अतिरिक्त क्या जुड़ा उसमें, व्यापार वाणिज्य दक्षिण भारत का जो रोम से होता था, ये जुड़ने की वजह से ये पूरे राजनीतिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत व्यवस्था को एक तरह से एक रूप देने में सफल रहे और लगभग 3 सदियों तक शासन करते रहे। इस तरह से मौर्य साम्राज्य के पतन में कोई एक कारण उत्तरदायी ना होकर के कई कारणों ने उसमें योग दिया। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।